बच्चों, आज का हमारा विषय है उत्साह कविता, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सर्वप्रथम हम कवि के विषय में जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। गढ़ाकोला आपके ही पड़ोस में, आपके कानपुर शहर के पड़ोस में ही उन्नाव एक जिला लगता है। उसी में एक गढ़ाकोला नामक एक गांव था जहाँ के वे निवासी थे। जन्म हुआ था बंगाल के महिषादल में, लेकिन निवासी थे गढ़ाकोला उन्नाव के। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे, अर्थात संगीत और दर्शन शास्त्र का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के फॉलोअर थे। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। पारिवारिक जीवन की बात कहें तो बहुत सुखमय जीवन नहीं रहा। बहुत सारे दुखों को, बहुत सारे संघर्षों को अपने जीवन में झेला उन्होंने। बहुत सारे इनके अपने लोग थे, आत्मीय जन थे, जिनका असामयिक मतलब समय से पहले ही निधन हो गया, और उनके वियोग ने इनको अंदर से तोड़ दिया, अंदर से कमज़ोर बना दिया। साहित्यिक क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत संघर्ष किए और 1961 में उनका देहांत हो गया। बड़े ही महान कवि रहे हैं। छायावादी कवियों में निराला जी का प्रमुख स्थान है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर विषय को लेकर नहीं चले। विस्तृत सरोकार मतलब बहुत विस्तृत क्षेत्र था इनके लेखन का। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। आपको बता दें कि निराला को एक प्रयोगधर्मी कवि कहा जाता था, और निराला ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी को बहुत सारे नए शब्द दिए। प्रयोगधर्मी कवि थे। स्वभाव में विद्रोह की भावना थी, गलत चीज़ों के प्रति विद्रोह की भावना थी, क्रांति की भावना थी। दार्शनिक तो थे ही साथ प्रेम की तरलता भी देखने को मिलती है। प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा गया ना कि विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। बहुत सारे विषयों का चयन इन्होंने अपनी कविताओं के लिए किया, और बहुत विविधता रही इनकी कविताओं में। हर तरह की लगभग कविता इन्होंने लिखी है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त छंद आपने पढ़े हैं ना, जिन कविताओं में तुकांत शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, जो किसी छंद में बंध कर नहीं लिखी जाती कविताएं, तो ऐसे मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले ये पहले कवि थे, याद रखिएगा। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। जो समाज का शोषित वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, जिसको नेग्लेक्ट किया जाता है, जो पीड़ित वर्ग है, ऐसे वर्ग के प्रति उन्होंने बहुत सहानुभूति दर्शाई है, बहुत सिंपैथी दर्शाई है। और साथ ही साथ शोषक वर्ग का, जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ऐसे वर्ग का भी उन्होंने बहुत विरोध किया है अपनी कविताओं में। अब आ जाते हैं विषय प्रवेश पर। उत्साह कविता में कवि निराला जी ने बादलों को संबोधित किया है। बादलों को संबोधित करके ये कविता लिखी गई है। यह एक आवाहन गीत है। आवाहन गीत मतलब, आवाहन का मतलब होता है पुकारना।
किसको पुकार रहे हैं? बादलों को पुकार रहे हैं। देखिए, निराला के काव्य की बहुत बड़ी विशेषता ये रही है कि इनके जो कविताएं हैं वो उनमें गेयता है, उनको गाया जा सकता है। अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं, भाषा बहुत सरल और सहज रहती है, ग्राह्य होती है पाठकों के लिए। तो इस कविता में जो एक आह्वान गीत है, बादलों को संबोधित किया गया है। बादल निराला का प्रिय विषय है। बादलों के ऊपर निराला ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाले भी हैं। समझने की बात है यहाँ पर कि बादल जो हैं, एक तरफ तो धरती के प्यासे लोगों की प्यास बुझाते हैं, उनकी आत्मा को तृप्त करते हैं। इसके साथ ही साथ जब बारिश होती है तो धरती से बहुत नए नए अंकुर फूटते हैं। जो अंकुर है, अंकुर फूटता है जब धरती से, तो वो बड़े ही विरोध का सामना करते हुए अपना अस्तित्व निर्माण करता है। उसी तरह से जो बादल हैं वो एक क्रांति की चेतना को धारण करने वाले हैं, संसार में क्रांति की, विध्वंस की, विप्लव की चेतना को प्रसारित करने वाले हैं। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। ललित कल्पना, सुंदर कल्पना की गई है बादलों की, और साथ ही साथ बादलों को क्रांति का संवाहक भी माना गया है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, मतलब जो भी लिटरेचर है उस समाज का, जो भी साहित्य है, वो निश्चित रूप से मार्गदर्शन करता है लोगों का, और ऐसा मार्गदर्शन कि वह मार्गदर्शन समाज में एक नया बदलाव लाता है, एक नए बदलाव का सूचक होता है। तो हमेशा से समाज के बदलाव में साहित्य की भूमिका अहम रही है, और इसीलिए जो निराला जी हैं वे कवियों को नवजीवन देने वाले कहते हैं कि कवि जब नई कविता लिखते हैं तो उस कविता में नवीन चेतना धारण किए हुए होते हैं, और वो जो नवीन चेतना है वो लोगों को नए विचारों की ओर प्रेरित करती है, नए परिवर्तन की ओर प्रेरित करती है। यहाँ पर उन्होंने बादलों को और कवियों को, दोनों को नवजीवन प्रदान करने वाला कहा है। जिस तरह से बादल अपनी वर्षा के द्वारा तपती हुई धरती को तृप्त करते हैं, जिस तरह से वे अपने जल के द्वारा सूखे हुए पौधों में नया जीवन डालते हैं, उसी तरह से जो कवि हैं वो जनमानस के मन की चेतनाओं को जगाने वाले होते हैं। इसीलिए बादलों की तुलना उन्होंने नव रचना करने वाले कवियों से भी की है। आइए आते हैं कविता पर। बादल गरजो, बादलों को गरजने के लिए कह रहे हैं, मतलब बादल गरज कर अपनी उपस्थिति का संकेत दें कि जो कठिन समय है गर्मी का वो समाप्त होने वाला है। बादल आ गए हैं, गरजते हुए वे संकेत दे रहे हैं कि अब सुखमय समय आने वाला है। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, क्या कह रहे हैं? घेर घेर घोर गगन। सबसे पहले तो देखें, अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है, घेर घेर घोर, है ना। छायावादी कवियों की एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही है कि अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं। भाषा साधारण होते हुए भी बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है, और अलंकारों के प्रयोग से भाषा की सुंदरता में और अधिक चार चांद लग जाते हैं। गेयता होती ही है, जैसा कि मैंने बताया। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, क्या कह रहे हैं कि इस पूरे आकाश को, गगन अर्थात आकाश को घेर घेर कर, चारों तरफ से घेर कर, धाराधर ओ, धाराधर धाराओं को धारण करने वाले, जल की धाराओं को धारण करने वाले अर्थात बादल, बादलों को संबोधित कर रहे हैं कि गरजो और इस संपूर्ण आकाश को चारों तरफ से घेर कर बरसो।
ललित ललित काले घुंघराले, बादलों की छवि का वर्णन कर रहे हैं। कैसे हैं? ललित ललित, बहुत ही मोहक हैं, बहुत ही सुंदर हैं, काले रंग के हैं और घुंघराले हैं। जब बादलों को आप ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि घुंघराले बालों का कोई गुच्छा हो। तो क्या कह रहे हैं कि जो बादल हैं, और बरसने वाले बादल हमेशा काले रंग के होते हैं, तो कह रहे हैं कि बहुत ही अधिक सुंदर, मोहक, काले रंग के और घुंघराले बादल कैसे प्रतीत हो रहे हैं? बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बालकों की कल्पनाएं अनगढ़ होती हैं, बालकों की कल्पनाएं अनगढ़ होती हैं, उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, उसी तरह से जो बादल हैं वो अनगढ़ हैं, बाल कल्पना की तरह पवित्र और कोमल हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, क्या कह रहे हैं कि वही बादल जो बाल कल्पना की तरह अनगढ़ हैं, बहुत ही मोहक हैं, काले और घुंघराले हैं, वो अपने हृदय में, उर्मे मतलब हृदय में, विद्युत छवि, बिजली को समाये हुए हैं, अपने हृदय में बिजली को समाये हुए हैं, और वे उसी प्रकार हैं जैसे कवि नव जीवन वाले, जैसे कवि होते हैं। कौन से कवि? जो नव जीवन प्रदान करते हैं अपनी रचनाओं के द्वारा, अपने साहित्य के द्वारा, नए नए चेतना को लोगों के मन में भरते हैं। तो जो बादल हैं वो कैसे हैं? ललित ललित काले घुंघराले, सुंदर हैं, काले रंग के हैं, घुंघराले हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, बालकों की कल्पनाओं की तरह अनगढ़ हैं, और अपने हृदय में विद्युत छवि को, बिजली को धारण करने वाले हैं। वही बिजली जो समाज में परिवर्तन करने की शक्ति रखती है, और इसी परिवर्तन करने की शक्ति के कारण ही जो कवि हैं, बादलों की तुलना ऐसे कवियों से कर रहे हैं जो जन चेतना की कविताओं को लिखकर समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वज्र छिपा अर्थात अपने हृदय को और मजबूत बनाकर नूतन कविता फिर भर दो। कवियों से कह रहे हैं कि अपने जो कठोर विचार हैं, उन कठोर विचारों को नई कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाओ। अब ये कठोर विचार के कौन से हैं? कठोर विचार हैं क्रांति के, विप्लव के, विध्वंस के, जो समाज में नया बदलाव लाना चाहते हैं। तो इन कठोर विचारों को अपनी कविता के कोमल शब्दों में पिरो दो, एक नई कविता की रचना करो और लोगों तक उस कविता को पहुंचाओ, लोगों के मन में चेतना भरो। बादल गरजो, बादलों से पुनः कह रहे हैं कि गरज कर अपनी उपस्थिति की सूचना दीजिए, एक नए बदलाव की सूचना दीजिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाध के सकल जन। हमेशा ग्रीष्म ऋतु के बाद ही वर्षा ऋतु आती है, और ग्रीष्म ऋतु जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, आपने देखा है ना, जब वर्षा होती है तो उसके पहले का जो मौसम होता है वो कितना उमस भरा होता है, कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में। उस ह्यूमिडिटी के बाद ही वर्षा का सुख आपको प्राप्त हो पाता है। तो क्या कह रहे हैं कि विश्व के निदाध के सकल जन, सेकेंड लाइन से आइए, कि संपूर्ण विश्व के सकल जन, संपूर्ण लोग किससे परेशान थे? निदाध से, गर्मी से परेशान थे। विकल विकल थे, विकल विकल मतलब, विकल का क्या अर्थ होगा? विकल का अर्थ होता है परेशान, अकेले। उन्मन थे, उन्मन अनमने से थे, उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। गर्मी के कारण आपने ये स्थिति झेली होगी, है ना, जब बहुत गर्मी होती है तो अकेलापन महसूस होता है, मन कहीं नहीं लगता है। इतनी ज़्यादा गर्मी जो थी वो व्याकुल करने वाली थी। विकल का अर्थ है व्याकुलता, परेशानी। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और जब इतनी ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई, विकलता बढ़ गई, उन्मनता बढ़ गई, तभी क्या हुआ? अज्ञात दिशा से, किसी अनजानी दिशा से अनंत के घन आ गए। अनंत मतलब आकाश, और घन का अर्थ है बादल। सृजन का सुख जो होता है वो प्रसव पीड़ा के बाद ही होता है। हमेशा याद रखना, जब कोई चीज़
चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, उसके बाद ही नया सृजन जन्म लेता है, नया सृजन होता है। जब शिशु का जन्म होता है तो माता अथाह पीड़ा से गुजरती है, लेकिन उस अथाह पीड़ा के बाद एक सृजन होता है शिशु के रूप में। तो यही जो बेचैनी है वो वातावरण में छाई हुई है, समाज में छाई हुई है, और उस बेचैनी का इलाज कौन कर रहा है? बादल कर रहे हैं अपनी वर्षा के द्वारा। तो जब संपूर्ण धरती के लोग गर्मी से बेचैन थे, विकल थे और उन्मन थे, अनमने थे, तभी अज्ञात दिशा से अनंत के घन आ गए। किसी अनजानी दिशा से आकाश में चारों तरफ से बादल घिर गए। तप्त धरा धरती से फिर शीतल कर दो। जो धरा है, धरती है, वो तप्त है, जलती हुई है, धधक रही है, गर्मी से बेचैन है। जल से फिर शीतल कर दो। बादलों से आह्वान कर रहे हैं कि तुम बरसो और इस तपती हुई धरती को अपने जल से शीतल कर दो। बादल गरजो, बादल गरज कर अपनी उपस्थिति का एहसास कराओ, अपनी उपस्थिति का अनुभव कराओ। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हालांकि जब क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे तो ये एक प्रश्न भी डिस्कस करेंगे, फिर भी मेरे मन में उठ रहा है तो मैं तुमसे डिस्कस कर लूँ कि बादलों को गरजने को क्यों कहा गया है? रिमझिम बरसने को क्यों नहीं कहा गया? हल्की बूंदाबांदी करने को क्यों नहीं कहा गया? तो इसका उत्तर होगा कि कवि जो है समाज में नया सृजन करना चाहते हैं, और जो सृजन है वो क्रांति से संभव होता है। क्रांति प्रेम से नहीं बढ़ती है, क्रांति जन्म लेती है क्रोध से, असंतोष से। और बादलों का गरजना उसके क्रोधित रूप का संकेत है। बादल का रिमझिम बरसना उसके कोमल रूप का संकेत करता है, लेकिन बादलों का गरजना उसके क्रोधित रूप का संकेत कर रहा है। और क्रोध में ही क्रांति की ज्वाला छिपी होती है, और जब क्रांति अपने साकार रूप में आती है तो वो समाज में नया बदलाव लाती है, समाज में नए बदलाव को जन्म देती है, नया परिवर्तन करती है। आशा है आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।